आइए दोस्तों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी की जो एक ही एक्सरसाइज है 15.1 है ना। उससे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है ना। और अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये मान लो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसमें क्या देखोगे, ये कुछ क्वेश्चन आपको टॉस के ऊपर मिलेंगे, मतलब जो कॉइन को टॉस करने पे मिलेंगे। ठीक है ना। कुछ डाइस पे मिलेंगे, कुछ कार्ड्स पर मिलेंगे। कार्ड्स मतलब जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले मान लो अगर हमने क्या किया, एक कोई कॉइन है उसको क्या किया, टॉयस किया। अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब मैंने क्या किया, एक कॉइन को, ओनली वन कॉइन को मैंने टॉस किया तो मुझे पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे बिल्कुल मतलब वो नहीं करना है, परेशान नहीं होना है कि कहीं कुछ टीचर पॉसिबल आउटकम्स लिखाएंगे, कुछ टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखाएंगे और कुछ टीचर सैंपल स्पेस लिखाते हैं। एक ही मीनिंग होता है सभी का। ठीक है ना। सैंपल स्पेस लिखो या पॉसिबल आउटकम्स लिखो। पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हम एक कॉइन को टॉस्ड करेंगे, ठीक है ना, तो एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस लिख सकते हो। ठीक है ना। क्लास 11th में तो सैंपल स्पेस ही मिलेगा लिखने को, ज़्यादातर इधर भी है तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमने क्या देखा कि या तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं तो जरा समझते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स एक ही बात है। कब, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक कॉइन को टॉस किया था। देखो कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। क्लियर। कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल, 2 ही फेस होते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअली फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ कॉइन का निकालोगे। ठीक है ना। तो समझ रहे हो, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ कॉइन, 1 कॉइन 2 कॉइन जो भी है। अब देखो मैं नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल रहा हूं, किसका निकालो, 1 कॉइन ऑफ अ कॉइन। तो जरा देखना फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। अब कितने कॉइन है, अ कॉइन, तो इसकी पावर 1, मतलब इट मीन्स आंसर विल बी 2। क्लियर। बात समझ में आई। 2 क्यों लिया, ये फॉर्मूला में 2 ही क्यों आ रहा है ना, सबसे मीनिंग आपका पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर 2 क्यों लिखा है, 2 की पावर n क्यों है। तो देखो कॉइन जो होता है, कॉइन में 2 फेस होते हैं, हेड एंड टेल, तो इसलिए 2 आता है यहाँ पे। ठीक है ना। 2 की पावर n है। अगर एक कॉइन को टॉस किया है तो 2 की पावर n मतलब 1 कॉइन तो 1, 2 की पावर 1 आंसर 2। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ कॉइन ऑफ मतलब, या फिर ऐसे लिखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो। ठीक है ना। बात एक है। ये था 1 के लिए। अब इसी प्रकार हम अगर 2 कॉइन है उनको टॉस करेंगे तो क्या मतलब क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं, ये समझते हैं। अब कहीं कंडीशन आती है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बात समझ में आई। 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है ना। अब मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा, बार बार आउटकम्स लिखो या सैंपल स्पेस एक ही बात है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले चलो आउटकम्स ही लिखते चलते हैं। तो क्या आउटकम्स बनेंगे, आउटकम्स। तो देखिए एक काम करते हैं, कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं ना। एक आपके पास ये मान लो यहाँ पे एक हेड है, एक टेल है। कॉइन में क्या हेड होता है और टेल होता है। ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, ये ट्री मेथड है, फिर आप या हेड लिखो या टेल लिखो, फिर आप हेड लिखो या टेल लिखो, इस तरह से। ठीक है। मैं 2 के लिए कर रहा हूँ तो पहले के लिए तो था हेड टेल आता है, एक कॉइन को टॉस करने पे तो हेड और टेल आता है। दूसरे के लिए करेंगे तो क्या, देखो हेड हेड, डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको आता है, तो नहीं आता तो ऐसे करेंगे, हेड टेल मतलब हेड टेल, टेल हेड, टेल फिर ये वाला हेड,
फिर ये टेल टेल। तो आपके पास जो आउटकम्स बने टोटल क्या बने, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। बात समझ में आ गई। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस, जो भी आपको लिखना है डोंट वरी, है ना। ये हमारे पास बने। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता, क्योंकि देखो 2 में भी हम इजी तरीके से लिख सकते हैं, बट हम 3 के फाइंड करेंगे तो हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात थी, नंबर ऑफ आउटकम्स कब, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड। तो देखो 2 कॉइन आर टॉस है तब भी बता रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितनी कॉइन है, 2 कॉइन है, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 की पावर 4। बात समझ में आई। 2 कॉइन को टॉस किया तो ये आउटकम्स मिल गए, है ना। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स की बात करें, नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें जब कब, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन को टॉस किया गया तो कितने आउटकम्स हैं, तो 4। कैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4। ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स बता रहा है तो 1 2 3 4 ही है, 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर। अगला पॉइंट है अपना, अगर अभी हमने 1 कॉइन को टॉस करके देख लिया क्या आउटकम्स थे, कितने आउटकम्स थे, 2 कॉइन को टॉस किया कितने आउटकम्स, और आउटकम्स क्या थे ना। अब 3 कॉइन की बात करते हैं। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे इन पे। अगर ये हमें सब मालूम होगा बेसिक इसका, तो हम क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखो आउटकम्स क्या क्या बनेंगे वो समझते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आउटकम्स लिख रहा हूँ, कई पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूँ, कोई टोटल पॉसिबल बता रहा हूँ, कोई सैंपल स्पेस, एक ही मीनिंग है। तो देखो मैं फिर वही ट्री मेथड बनाता हूँ। देखो इधर से बनाते हैं, हेड, ठीक है, यहाँ टेल लिख देते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया, 2 के लिए तो फिर हेड फिर टेल, ऐसे ही हेड टेल, ठीक है। बट मुझे 3 निकालना, तो एक और बार इसको ऐसे ही बनाएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। 3 कॉइन जब टॉस होंगे तो हमारे जो आउटकम्स बनेंगे कैसे लिखेंगे, देखो हेड हेड हेड, समझ रहे हो ना, हेड 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 टेल हेड हेड टेल। बात समझ रहे, हेड हेड टेल। फिर अब हेड टेल हेड हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। फिर इस पे जाओ, टेल हेड हेड टेल हेड 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 हेड, फिर टेल हेड टेल, ये टेल, ठीक है ना, टेल हेड टेल। फिर आप इस पे जाओ, टेल टेल हेड टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, तीनों जगह टेल टेल टेल। 3 कॉइन को टॉस किया तो इस तरीके से हम ट्री मेथड का यूज करके बहुत आसानी से हम इसके सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। हेड 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 टेल हेड टेल हेड, ये हो गया, हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, सॉरी टेल हेड हेड हेड, ये वाला हेड टेल हेड हेड टेल हेड, कॉमा, क्या हो गया, हेड टेल हेड, सॉरी टेल हेड हेड हो गया ना, फिर टेल हेड टेल है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, टेल हेड टेल, ठीक है। होती हैं गलतियां, कभी कभी होती हैं भाई, कभी कभी। तो टेल हेड हो गया। अब इसके बाद इधर से लिख दे रहा हूं, इधर ही बन जाएंगे, टेल टेल हेड टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल टेल। बात समझ में आ गई। इस तरह से हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 2 की पावर कितने कॉइन है, 3 लगाओ, पावर 8, 2 की पावर 3 मतलब आंसर 8, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ। बात समझ में आई। अगर हमने 3 कॉइन को जब टॉस किया तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बना, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 8 मतलब आउटकम्स।
हम आउटकम्स ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आउटकम्स क्या है, बार बार सॉरी मैं आउटकम्स ही बोलूँगा, कंफ्यूज हो गया। तो कितने आउटकम्स बने, ये हमारे आउटकम्स बने। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2^8। देखो समझ रहे हैं, ये और ये अलग है, ये आउटकम्स बता रहा है, मतलब इसमें जो जो बन रहे हैं, बट ये नंबर बता रहा है। तो काउंट, जो नंबर क्या मतलब काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 आ रहा है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना, मतलब ये 2^n होता है, ठीक है, 2^3 हो गया तो 8 हो गया, क्लियर। तो कॉइन का हमने 1 कॉइन को टॉस किया, 2 को किया, 3 को किया। अब हम चलेंगे किस पर, डाइस बताएंगे। तो डाइस के बारे में पहले बात करते हैं। अ डाई इज रोल्ड, मतलब एक डाई को रोल किया। तो आप देखो डाई तो आप जानते हो, जैसे हम लोग क्या क्या खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, और क्या खेलते थे, वो कैरम, वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें आपने देखा होगा जो डाई होता है उसमें कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। तो जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो जो हमारे पास जो आउटकम्स बनेंगे, क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं ना। अरे डाइस कुछ इस प्रकार की होती है ना, एक ऐसे करके 1 होता है, कहीं 2 होते हैं, ऐसे ही 5 होते हैं, इधर कहीं 4 होंगे, ऐसे कुछ होता है ना, ये इस प्रकार डाइस होती है ना। तो जैसे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह, इनमें सब में यूज होता है। तो जो उस डाइस में टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 6। अगर मैं फेस की बात करूं तो उसके फेस भी 6 होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वन डाई, अ डाई इज रोल्ड। तो देखो इसमें क्या कितने फेस हैं, 6, तो 6 की पावर n फॉर्मूला होगा 6 की पावर। अब कितनी डाई हम रोल कर रहे हैं, 1, तो 1, तो आंसर विल बी 6। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 6। तो देखो आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, क्लियर हुआ। 2 डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मतलब आउटकम्स क्या बनेगा वो समझना है। तो 2 डाइस आर रोल्ड, सॉरी, बस समझ में। 2 डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो देखो ये आउटकम्स लिख लो, आउटकम्स क्या बनेंगे, क्लियर। हम सैंपल स्पेस भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बात है ना। अब जरा समझते हैं इसको कैसे करेंगे, वो समझना है, ठीक। इसको मैं थोड़ा, क्योंकि इसमें बनाना पड़ेगा ना, मैं इधर एस फॉर सैंपल स्पेस लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके इधर एक टेबल बनानी पड़ेगी मुझे। तो डायरेक्ट लिखने से बेटर है, देखो कैसे लिखना मैं बताता हूँ। एक तरफ लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं ना, एक ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। जरा समझना, इस तरह टेबल बना के समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। आप जब लिखना सीख जाओगे ना तो आप बिना टेबल के आराम से लिख सकते हो। ठीक, जरा समझो इसको। हमें पता है कि एक डाइस में क्या है ना, 6 फेस होते हैं, तो एक डाइस ऐसे एक ऐसे कर लिए, ठीक है ना। अब जरा ये समझो, ये 1 और ये 1, 1,1, क्लियर। फिर देखो 1 2, तो 1,2, ये 1 3, फिर 1 4, 1 5 एंड 1 6। फिर 2 के साथ 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, 3,1 3,2, फिर 3,3 3,4 3,5 3,6, ठीक। 4,1 4,2 4,3
4,4, 4,5, 4,6, 5 बन के कॉलम में चल रहे हो तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। वैसे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो इस तरह से लिख लेंगे और ये टेबल बना के आप सैंपल स्पेस को बना सकते हो, ठीक है ना। अब आप ऐसे नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको क्या देखा आपने कि 1,1, 1,2 मतलब 1 की लाइन में एक बार सबको, फिर 2 में, फिर 3 में, इस तरह 4 में ना। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो कैसे लिखेंगे, देखो 1,2, ठीक, सॉरी 1,1 आएगा पहले, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6, ये 6 सही तरह, ठीक। ऐसे 2,1 यही लिख रहा हूँ, देखो 2, आप 2, ऐसे ही 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। ऐसे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। बात समझ में आई। फिर क्या किया, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6, ठीक। और ऐसे ही लिख सकते हैं हम नीचे इसको, देखो ऐसे लिख लो या ऐसे, तो डायरेक्ट अब मैं इस तरह से मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है ना, इसलिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,4, 6,5, 6,6। तो देखो अगर आप सीख जाते हो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस बन गया आपका, ठीक, या आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बन गए। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैंने आपको टेबल के थ्रू समझाया था और बताया था कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको टेबल ही बनानी है, मतलब आप चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख लो, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप टेबल आराम से बनाएंगे, उस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस समझ रहे हो, ये आउटकम्स की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, तो इसमें क्या है, कितने होते हैं फेस, डाइस में 6 फेस होते हैं। कितनी डाइस रोल कर रहा हूं, 2, 6/2, ठीक है। पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं n, ठीक है। 6/2 मतलब 6 × 36। बात समझ में आ गई। अब आप ये काउंट करो, क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना, नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, कुछ भी। तो काउंट करो 1, 2, 3, देखो ये ब्रैकेट एक है ना, 1, 2 ऐसी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 36। ऐसे करो, 6 से हो गए, फिर ये 6, फिर ये 6, फिर ये 6, 6, तो 6 × 36। मतलब अगर हमने क्या किया, 2 डाइस को अगर रोल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स बनेंगे, मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो हमारे 36 होंगे। क्लियर, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ये क्लियर हुआ। ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अगर आपको ऐसे लिख लो डायरेक्ट, वैसे सिंपल है, 1-2 बार लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा और डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। इन केस नहीं आता तो आप टेबल ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर वे से बनाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कार्ड को। कार्ड तो सबने खेले होंगे भाई, हम भी जब छोटे थे ना बहुत कार्ड्स खेलते, बहुत उसको सफल करके बढ़िया तरह, पता नहीं क्या क्या आता, दहला पकड़ और लाद, 3, 2, 5, पता क्या क्या नाम थे उसके ना। तो समझते हैं, सबसे पहले हम कार्ड्स को देखते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास वो समझना पड़ेगा। तो हमने देखा कि टोटल जो कार्ड्स हैं हमारे पास वो होते हैं 52। क्लियर, प्रॉपर मैं एक चार्ट बना के समझाऊंगा आपको। तो
इस तरह कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक भाई, ये बात समझ में आ गई आपके कि जो टोटल आपके पास जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 52 कार्ड्स। क्लियर। एक हमारे, अब इसमें कुछ अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। तो कितने, 26 रेड होते हैं। ठीक, इधर ही लिखता चल रहा हूं मैं, कितना, 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। क्लियर हुआ बात, ये बात समझ में आई। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, है ना। आप सभी जानते होंगे, कार्ड्स तो खैर नॉर्मल है, हम सभी खेलते हैं, हमने भी खेला। 52 कार्ड्स हैं, उसमें 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें और भी आगे चलना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, इसमें जब हमने देखा, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, ऐसे ही कुछ इसमें होता है। ठीक, समझते हैं इसको भी। तो देखो जो रेड होते हैं ये भी क्या होते हैं, इसमें भी 13 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये 13 हो जाते हैं अलग, ये भी 13, बट ये भी रेड और ये भी रेड है। 13 जो, सॉरी, बात करते हैं पहले 26 की। जो 26 है हमारे वो रेड है, ठीक है ना। अब रेड में क्या है, मतलब 13 ये भी रेड है और ये भी रेड है, बट इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों रेड तो हैं, बट ये दो पार्ट में बट जाता है। कैसे, 13 होते हैं, देखो एक होता है इस तरह का शेप, आपने देखा होगा, इसको क्या बोले हैं, इस तरह का। ये हंस गए ना, ये तो सबने देखा होगा ना, है ना। इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देखे सबको, इसको क्या पढ़ते हैं, इधर लिख देते हैं, हार्ट्स। ठीक, फिर उसके बाद ये रेड होता है, एक्चुअली ये भी रेड होता है। फिर आपने कुछ इस तरह का सीन देखा होगा, इस तरह, इसको बोलते हैं डायमंड्स। ठीक, फिर आपने क्या देखा होगा, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, इधर बनेगा नहीं। फिर आपने देखा होगा, समझ गए ना, रेड 26, रेड में 13 होते हैं हार्ट्स के एंड 13 होते हैं डायमंड के। ठीक है ना, बात समझ में आई। ऐसे इसमें ये जो 13 है, इधर भी 13 होते हैं। ये होता है, एक आपने देखा होगा, कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे और ऐसे एंड ऐसे। हिंदी में तो इसे हम चिड़ी बोलते हैं और इसको बोलते क्या है, क्लब, क्लब्स। और एक और होता है भाई, इसको बोलते हैं, ये सॉरी कैसे बनाएंगे इसको, कुछ इस तरह से होता है। ये देखो, ये भी ध्यान रखना है आपको। पहले इसको बताते हैं क्या बोलते हैं, इसको स्पैड। ठीक, स्पैड्स। बात क्या है ये समझो, टोटल 52 होते हैं, उसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 जो रेड होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, ये भी रेड होता है और ये भी रेड है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड होते हैं, ये भी रेड होते हैं, बट ये ब्लैक ब्लैक होते हैं। क्लियर। इसे हार्ट कहते हैं, इसे डायमंड कहते हैं, इसे क्लब कहते हैं और इसे स्पैड कहते हैं। हिंदी में हम तो इसे पान बोलते थे, इसे ईंट, इसे चिड़ी और इसे हुक्म बोलते थे, है ना। कुछ लोग इसे उल्टा पान भी बोलते हैं। अब इसको इसमें हमें समझना क्या है, जो हार्ट है एक्चुअली ये 13 तो इस मतलब इस टाइप के होते हैं, जो इसके 13 होंगे उनमें ये वाला शेप होगा, इसमें ऐसा होगा, ऐसे डिजाइन होगा। ठीक है ना, इसमें ए होता है एक, इसमें भी ए होता है, इसमें भी ए होता है, इसमें भी ए होता है। इसे क्या बोलते हैं एक्चुअली, ACES। ठीक, सब में। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे चलेंगे
तो यह जे फॉर जैक, के फॉर क्वीन और के फॉर किंग। जे फॉर जैक, के फॉर क्वीन, ठीक। ऐसे ही ये कितने हो गए, इसको समझ लेते हैं। इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। बात समझ में आई। और इतने जो बचे ये होते हैं नॉन फेस कार्ड्स। तो क्वेश्चन नॉन फेस कार्ड पे बहुत कम बनता है, बट बनेगा किस पे, फेस कार्ड पे। तो आपको एक टाइप में कितने 3 फेस कार्ड होते हैं। सेम ऐसे देखो, ए एस अलग अलग है। ए, इसे एस को कुछ लोग हम लोग हिंदी में इक्का बोलते हैं ना, तो ये एस है, ये भी एस है। ऐसे सब में होंगे, ऐसे इसमें 2 3 4 5 इसमें सब में होंगे, इसमें ठीक है, इसमें भी होंगे सेम, इसमें भी सेम होंगे। बात समझ में आई। तो देखो बात कहने का मतलब ये है, मैं लिख के पूरा ही बताता हूँ। यहाँ पे फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद जैक क्वीन किंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। अब एक बात समझनी है आपको, जे फॉर जोकर मत समझ लेना। जोकर का भाई कोई कुछ रोल नहीं है। जोकर का रोल इतना है कि एक तो 2 जोकर होते हैं, वो उसको जो गड्डी होती है डेक, उसको मतलब कवर करके रखते हैं। दूसरा काम एक और होता है भाई, अगर इसमें से कोई कार्ड्स गुम हो जाता है, खो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जोकर को लेते हैं, उसका नाम लिख के और हम उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। जे फॉर या जैक जिसे गुलाम कहते हैं, के फॉर क्वीन तो रानी जानते हो, किंग बादशाह है ना, ठीक, या राजा। तो आपने देखा इसमें 3 फेस कार्ड हैं, कितने टोटल, ये 3, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल फेस कार्ड की बात करूं तो कितने हो गए, 3 3 3 12 हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि सिर्फ फेस कार्ड ऑफ हार्ट, तो हम इतने 3 काउंट करेंगे। फेस कार्ड ऑफ डायमंड तो उसका करेंगे। अगर वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड है ना, टोटल फेस कार्ड है फेस कार्ड, तो हम फिर सभी की बात करेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ क्या सीखना है, हार्ट का भी ए होता है, डायमंड का भी, क्लब का भी, स्पेड का भी ए होता है, मतलब ए फॉर एक का एस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद नॉन फेस कार्ड होते हैं, ये भी एक्चुअली नॉन फेस कार्ड ही है। तो ये नॉन फेस कार्ड मतलब इसके कोई मतलब इस पर नंबर लिखे होते हैं। जो एक कार्ड होता है उसमें 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होते हैं। इस पर क्या होता है, जैक मतलब एक गुलाम बना होता है, फिर मतलब एक पिक्चर बनी होती है। क्वीन वाले में भी पिक्चर होती है, केप में भी पिक्चर होती है, सभी के में। बस होता है क्या, जैसे हार्ट है तो हार्ट का सिंबल होगा इनके साथ, रेड कलर होगा, इसका सिंबल होगा इनके साथ, रेड कलर होगा, इसका सिंबल इनके साथ होगा तो ब्लैक कलर होगा, इसका सिंबल होगा तो ब्लैक कलर होगा। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि टोटल 52 कार्ड थे, उसमें 26 रेड है, 26 ब्लैक है, फिर उसमें क्या हुआ 13 हार्ट के हैं, 13 डायमंड के, दोनों ही रेड रेड है, ठीक है। ब्लैक 13 क्लब है एंड 13 ब्लैक जो है ना वो स्पेड के हैं। इनमें भी क्या है, 1 एस इसका है हार्ट का, 1 इसका भी, डायमंड का भी एस होता है, क्लब का भी एस होता है एंड स्पेड का भी एस होता है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर वाले होते हैं। उसके बाद फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर, अगर मैं हार्ट की बात करूँ, डायमंड की, क्लब की या स्पेड की, अगर फेस कार्ड की, तो आपको पता है, अगर मान लो मैं हार्ट की बात करता हूँ ओनली 3 फेस कार्ड है, डायमंड करूँ तो 3, क्लब्स की करूँगा तो 3 एंड स्पेड की करूँगा तब भी 3 है ना। लेकिन अगर टोटल फेस कार्ड की बात करेंगे तो कितने हो गए, 3 3 3 12। मतलब आप लिखना चाहो या लिख सकते हो, टोटल फेस कार्ड्स इक्वल 12। क्लियर, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर टोटल फेस कार्ड की बात की जाए तो आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए, ये तो बेसिक था हमारे, हमने कॉइन के बारे में समझा, डाइस के बारे में समझा है, कार्ड्स के बारे में समझा। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी इवेंट, तो इवेंट क्या है, जो भी हम कुछ भी करेंगे वहाँ पे वो इवेंट ही तो होगा हमारा, है ना। तो मैं अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये आप पिछली क्लासों में भी पढ़ के आ रही हो फॉर्मूला है ना। तो हम इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मैं इसको भी वैसे लिख सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, या हम इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बार बार नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख के चलूंगा, ठीक है, एस से, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था। अब इसमें तो हम बात करेंगे, 2-3 फॉर्मूले इसके छोटे छोटे और थोड़े से कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो समझ लेते हैं। अगर मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैंने बताया ना आपको सैंपल स्पेस आउटकम से एक ही बात है, मैं शॉर्ट में सैंपल स्पेस लिखा करूंगा बार बार। तो देखो, अगर मैं किसी भी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखा करेंगे बार बार, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्लियर। ये तो किसी की प्रोबेबिलिटी है तब, है ना। इससे फॉर्मूला देखो, नॉट, अगर मैं कहीं ऐसे लिखूं इसको, एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, फर्स्ट फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये इवेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे तो लिखा ही है, मतलब जैसे आपका मन करे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये नॉट इवेंट को ना हम ऐसे बार ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, इसको भी वही पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1, ठीक है ना। तो चाहे इसका यूज करो चाहे इसका करो, दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है ना। एक और कंडीशन है, ये तो चलो ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, मतलब कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो, और न है तो दोनों का अगर सम करें वो तो 1 होता है, ठीक है ना। एक कंडीशन, एक एलिमेंट्री इवेंट होता है इवेंट। मान लो हमारे पास कोई ये बैग है, उसमें बॉय है, गर्ल है, एंड मतलब बॉल ले लेते हैं, ब्लू बॉल है, ब्लैक बॉल ले लेते हैं, ग्रीन बॉल है एंड रेड बॉल है, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अगर हम जो भी हमारे पास इवेंट है, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनका सम करेंगे तो 1 के इक्वल होता है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। ये था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में क्या है, प्रोबेबिलिटी जो भी 2 या 3 चीज 4 चीज जो भी दी जा रही है। देखो, ब्लैक बॉल था ये, ग्रीन बॉल एंड रेड बॉल, तीनों बॉलों की प्रोबेबिलिटी का सम अगर करेंगे तो 1 के इक्वल होता है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, ये होना चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 2 है, ठीक है ना। अगर टोटल बॉयज मतलब 2 है, मतलब आउटकम्स भी हमारा 2 है। अब यहां पे अगर वो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, मतलब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है ही नहीं, 0 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताएंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, देखो हमारे पास क्या ओनली 2 बॉयज दिए हैं, तो टोटल आउटकम से सैंपल स्पेस भी 2 बनेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, बट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बताओ, मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। तो हमारे पास पता है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या इसमें है ही नहीं कुछ, मान लो अगर ये लिखा हो तब, न लिखा हो तब भी, तो हमारे पास तो 0 है, और इसकी जो भी है ना 2 है। चलो
तो आंसर क्या है 0, मतलब गर्ल्स के होने की इस इवेंट में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोला करेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसी कोई कंडीशन, कोई ऐसा इवेंट जहां प्रोबेबिलिटी अगर हमें 0 मिलती है तो हम उस प्रोबेबिलिटी को, उस इवेंट को क्या बोला करेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। अगर इसी से बात करें, अगर यहां बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, तो आपको पता है नंबर ऑफ बॉयज इक्वल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बॉयज भी 2, टोटल भी 2 इक्वल 1। अब ऐसी कंडीशन जहां पे किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये श्योर इवेंट कब होता है, इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है, कि मैं फिर बता देता हूं कि जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी अगर 0 मिलती है, मतलब प्रोबेबिलिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे, है ना, है ही नहीं, मतलब होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो 0 आएगा, 0 आएगी तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और अगर किसी की, देखो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था, ऐसा नहीं है क्या है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया कि नंबर ऑफ बॉयज 2 लिए, टोटल बॉयज यही होंगे, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने जब गर्ल्स की निकाली तो गर्ल्स इसमें थी नहीं तो 0 आ गई, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट होता है, उसको बोला जाएगा, ठीक है ना। बॉयज की निकाली तो 1 आ रही है और 1 आएगी तो वो श्योर इवेंट होता है। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको बाद में, को सर कहाँ से आ गया। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बता दिया, एलिमेंट्री इवेंट बता दिया, इम्पॉसिबल बता दिया एंड श्योर बता दिया। एक और क्वेश्चन, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन एंड इक्वल 1। किसी की भी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी एक कंडीशन होगी, वो 0 से ऑलवेज ग्रेटर होगा, इक्वल हो सकता है, देखो इक्वल होगा तो इम्पॉसिबल आ ही रहा है, और 1 से लेस देन होगा या 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल है तो श्योर इवेंट होगा, लेस देन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या है ना, इससे छोटा रहेगा और इससे बड़ा रहेगा। क्लियर। जैसे क्या, आप एक बात करो, 5/10 आ गया तो ये 1 से तो छोटा है ना, पर 0 से बड़ा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, नंबर 0 से ग्रेटर है तो नेगेटिव, अगर मान लो मैं -2 रख दूं तो क्या ये प्रोबेबिलिटी किसी की हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बात समझ गए। फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, बट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर हुआ, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी तो वो 0 से लेस देन हो जाएगा। तो ये आपको कंडीशन आपको याद रखनी है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन एंड इक्वल 1 होती है। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक और कंडीशन है इसकी, फाइनली वो समझाते हैं उसके बाद। तो देखो, कॉइन की बात कर रहा हूं, कॉइन इज टॉस्ड किया था, तो सैंपल स्पेस क्या बना था, हेड आया या टेल आया, ठीक है। अब जरा यहां समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जरा देखो, नंबर ऑफ हेड होने की कितनी है, हेड तो ओनली 1 है तो 1 अपॉन n2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताया था ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल 2 की पावर n, मतलब तो 2 की पावर 1 मतलब 2। अगर यहां बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की, नंबर ऑफ टेल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये भी 1/2 आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है, ठीक। इसे क्या कहा करेंगे हम, ऐसी जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोला करेंगे, इक्वली लाइकली। एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ करेगा, वो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हुआ करेंगे।
इक्वली लाइकली, ठीक है। और ऐसी कंडीशन है तो हम इक्वली लाइकली कहेंगे, और ऐसी कंडीशन नहीं, मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा है दोनों कंडीशन में, तो हम उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को या तो आप ट्रू कहोगे या फॉल्स कहोगे, तो ट्रू होने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू होने की क्या होगी, ट्रू या फॉल्स मतलब क्या होगा, ट्रू और फॉल्स अगर किसी क्वेश्चन में बोलेंगे तो इसकी क्या होगी, आउटकम्स क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स। इसका भी 1/2 हो सकता है और फॉल्स का भी 1/2, तो ये भी होगी, ठीक है। बात समझ में आई। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वली लाइकली क्या होता है। अगर इक्वली लाइकली ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है कि अगर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल आ रही हैं और दोनों की इक्वल आ रही हैं, तो हम ऐसी कंडीशन को हम इक्वली लाइकली कहेंगे। टॉस की मैंने बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपने देखा है ना, कभी जब मैच खेलते हैं, गाँव में खेलते थे, अभी भी जैसे मैच होते हैं, कोई भी तो टॉस करते हैं। एक्चुअली हम कॉइन का टॉस क्यों करते हैं, सिर्फ उसका यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो इक्वली लाइकली या तो हेड देगा या टेल देगा, हेड देगा या टेल देगा, एक देगा हेड टेल में से, है ना। हेड आएगा या टेल आएगा तो उसमें आराम से क्लियर होता है, भाई मेरी बैटिंग है तेरी फील्डिंग है ना। इसलिए चलिए आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक्सरसाइज आपकी चलना शुरू हो गई है, एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए गए उनको हमें कंप्लीट करना है, क्लियर। नंबर फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो इसके इक्वल क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1 होता था, है ना। अभी फॉर्मूला लिखाया था ना, वही सेम है। प्रोबेबिलिटी देखो, इसको पूरा लिखा हमने, शॉर्ट में लिखाया था, तो इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, दोनों की जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने, और वहाँ बताया था कि किसी की प्रोबेबिलिटी होना और प्लस प्रोबेबिलिटी न होना इक्वल 1 होता है, ठीक है, वो हो गया। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब ऐसी कोई ऐसा इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी है ना, दैट कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इज तो क्या होगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। बात समझ में आई, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हुआ। देखो सिंपल लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब है ही नहीं, ऐसी कोई ऐसा इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी होने का कोई चांस ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी 0 होगी, ठीक है। और सच दैट इवेंट, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, वो कह रहा है सर्टेन टू, होगी ही होगी, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी, प्रोबेबिलिटी सर्टेन टू हैपन इज, तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी है ना, किसी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैंने बताया ना उसको क्या बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, मतलब इक्वल होगी ना। और उसको सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट्स। क्लियर। न होने की 0 होती है तब इम्पॉसिबल, और होने की 1 एंड श्योर इवेंट। अब क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, मैंने आपको बताया था ना, ब्लैक बॉल ली थी, ग्रीन एंड रेड बॉल लेके समझाया था, बताया था वहाँ पे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल 1, बताया था एलिमेंट्री इवेंट है वो। तो एलिमेंट्री इवेंट में क्या, ऑल द, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, अगर सभी एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम कर दें तो वो क्या है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बात समझ में आई, किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, ठीक। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था कि किसी की प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1, ये कंडीशन बताई थी ना। देखो ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल 0,
लेस देन एंड इक्वल 1, तो वही कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगा 0 एंड लेस देन एंड इक्वल 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है इस कंडीशन का। तो ये आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल, और ये मैं सब पहले समझा चुका था। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ठीक है ना, बताना इसमें कौन सा इक्वली एंड कौन सा इक्वली लाइकली है और कौन सा नॉट इक्वली लाइकली है। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। चलो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, मतलब एक ड्राइवर है, अटेम्प्ट क्या कर रहा है, मतलब कार को स्टार्ट कर रहा है। तो द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मतलब कार स्टार्ट हो रही है, मतलब क्या है, स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये बताना है क्या ये इक्वली लाइकली है। तो देखो सभी बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इक्वली लाइकली करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्ट हो रही है और नहीं हो रही है, बराबर ही तो है। नहीं, देखो यहाँ कंडीशन कार स्टार्ट तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो स्टार्ट है तो स्टार्ट ही बनी रहे, क्या पता। नॉट स्टार्ट है तो नॉट स्टार्ट के कई रीजन है। देखो उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर यहाँ वो कहता है कि डीजल खत्म होने की या पेट्रोल खत्म होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं थी, या और भी कोई, या की खो गई, चाबी खो गई। बट यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट है, ठीक है। बट जो नॉट स्टार्ट है, मतलब कोई कंडीशन यहाँ ये क्लियर नहीं हो पा रही कि ये स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। और नहीं हो रही तो किस रीजन से हो सकता है, उसकी पेट्रोल ना हो, उसमें डीजल ना हो, उसकी चाबी खो गई हो, या वो पहले से ही स्टार्ट हो, कोई कंडीशन नहीं दी इन्होंने, है ना। तो जब कंडीशन नहीं तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्लियर। तो इस ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली। बात समझ में आई। जब उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी, ऐसी कंडीशन में तो हम क्या करेंगे कि वो देखो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बट नॉट स्टार्ट होने की उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी। अगर खराब हुई या कोई ना कोई तो रीजन होगा ना उसका, वो गिवन नहीं है, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली होगा। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, सी या ही शूट और मिस द शॉट। शॉट कर मतलब वो मिस, शॉट या तो मार रहा है या मिस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या, शॉट मार रहा है, अगर वो सही होगा तो शॉट मारेगा भाई। अगर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, या उसका मन नहीं कर रहा शॉट मारने का, या गेम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, शॉट क्यों मारेगा। तो भाई साहब यहाँ भी देखो कोई कंडीशन नहीं थी इसकी, शॉट न मारने की कोई कंडीशन नहीं है। गेम स्टार्ट नहीं है इसलिए वो शॉट नहीं मार रहा है, या उसके पैर में मोच आ गई थी इसलिए नहीं मार रहा है, या उसको पेन मतलब दर्द, पेन किलर मतलब पेन दर्द हो रहा था, मतलब सॉरी पैर में पेन हो रहा था तो नहीं मार रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है ना, उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी। कंडीशन नहीं दी तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली। ये ध्यान रखना, अगर मिस करने की कोई कंडीशन देता वो तो हमको पता होता ना भाई इस रीजन से सुने नहीं। या थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो एक बात बताओ, आंसर का क्या होता है रीजन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें बोला जाए भाई या तो ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, मतलब आंसर देना है। तो देखो मैंने अगर कोई आंसर दिया, मतलब क्वेश्चन किया मैंने आपसे और आपने क्या किया कि आंसर दिया, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल होगी। क्लियर हुआ, इक्वल होगी। इक्वल कैसे होगी, मैं थोड़ा देखो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आके थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इस दोनों को ऊपर थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखो ऊपर वाले दोनों में थोड़ा सा माइंड लगाना था, है ना। वहाँ ऐसा नहीं कि सर वहाँ रीडिंग करने से तो लग रहा है कि इक्वली है, बट वो नॉट इक्वली है, ठीक है ना। इसमें क्या है, अगर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू की क्या है, देखो मैंने आपको बताया था ट्रू फॉल्स है, तो टोटल ट्रू फॉल्स मतलब 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स की 1/2। तो ये तो है भाई, ये क्या है, ये इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। ये मतलब इक्वली लाइकली है। बात समझ में आ गई। उसमें आपके दिमाग में फिर वही आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे है, मतलब वो तो कह रहा है स्टार्ट हो रही हो नहीं हो रही है, न होने का कोई कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पे तो क्या है, ट्रू है तो वो बिल्कुल सही है, अगर गलत है रॉन्ग है तो इसलिए फॉल्स है। क्लियर है ना यहाँ पे। तो लास्ट है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। तो देखो सिंपल है भाई,
अगर किसी के बेबी बॉर्न होना है, हो रहा है या होने वाला है या हो रहा है, कुछ भी है, तो या तो गर्ल्स होगा या बॉयज होगा। क्लियर है? क्लियर ना? याद रखना है, या तो गर्ल्स या बॉयज, दोनों में से एक ही कंडीशन होगी, ऐसा तो नहीं अलग अलग होगी। चलो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। वैसे तो आप डायरेक्ट बता दो कि इक्वली लाइकली है, या तो गर्ल्स या बॉयज में से कोई एक ही होगा, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और है, आपको पता है कि गर्ल्स होने का ये और बॉयज होने का ये होता है। चलिए इसको ऐसे कर लो, ये एक्स एक्स, इन दोनों को भी मैच कर दो, एक्स वाई। क्लियर हुआ ना? पहले एक काम करते हैं, पहले देखो इस एक्स से ये किया मैच, अब इस एक्स से वाई करो, ये एक्स वाई, फिर इस वाले एक्स से ये एक्स कर लो। जरा समझना, बस ऐसे ही समझा रहा हूं मैं। इस एक्स से फिर ये वाई, तो देखो एक्स वाई और एक्स वाई, और ये सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ ये एक्स वाई रहा। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी है और ये बॉयज होने की। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज की बात करें तो 1 एंड 2 और टोटल सैंपल स्पेस क्या, टोटल आउटकम्स क्या, 1 2 3 4 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की, एक ये दूसरी ये। बात क्लियर हुई समझ में? एक ये एंड दूसरी ये, तो 2 टोटल आउटकम्स 4, ये भी 1/2 हो गया। तो आप देखो 1/2 आ रहा है ना, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी भाई इक्वली लाइकली होगा। आप इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हो, बस ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप इससे बेटर समझ सको। वैसे अब नॉर्मली आपको पता है कि अगर बेबी इस बॉर्न, मतलब कोई बच्चा पैदा होगा तो क्या तो लड़का होगा या लड़की होगा, या गर्ल्स होगा या बॉयज होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इनकेस आपको ना मैंने इस एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। मतलब बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी बता दी, गर्ल्स होने की। अब वैसे भी नहीं लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज आपको तो पता है कि या बॉयज है तो 1 एंड टोटल 2, और गर्ल्स की 1/2, क्योंकि हाफ हाफ कंडीशन है। बॉयज और गर्ल्स दो आउटकम्स हो गए, बट आएगा एक है ना। तो ये भी क्लियर है। कैसे भी समझ, थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड क्या, व्हाई इज द टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। सिंपल है भाई, चाहे फुटबॉल गेम हो चाहे क्रिकेट गेम हो। एक्चुअली हम कैसे ये कंसीडर इसको क्यों करते हैं, तो देखो सबसे सिंपल तरीका है कि एक ही इसका मतलब है कि इक्वली लाइकली। देखो वाई इज टॉसिंग, मतलब टॉस का ही, जो कॉइन का जो टॉस करते हैं ना, उसको ही क्यों करते हैं, वो कह रहा है कंसीडर करते हैं टू बी ए फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग विच, मतलब कौन सी टीम बैटिंग करेगी कौन सी टीम फील्डिंग करेगी। हम कॉइन को, जो कॉइन का जो टॉसिंग है उसे डिसाइड क्यों करते हैं। देखो सिंपल है भाई, कॉइन का क्या होता है सैंपल स्पेस, या तो हेड देगा या टेल देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होता है 1/2 टोटल सैंपल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। ये क्या दे रहा है, इक्वली लाइकली दे रहा है। तो भाई ये इक्वली लाइकली दे रहा है, सो इसलिए क्यों करते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इक्वली लाइकली। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। क्योंकि जो कॉइन को हम इसलिए प्रेफर करते हैं, इसलिए कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसका जो इवेंट, जो एक्सपेरिमेंट है, जो इवेंट है, जो भी क्या है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट होता है। लिखना चाहो लिख दो इवेंट्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने वो भी आपको समझा दी। ये ना, ये लिखो ना लिखो, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बस इसलिए कंसीडर करते हैं कि जो टॉस होता है वो हमेशा इक्वली लाइकली हमें आउटकम्स देता है, ठीक है। इवेंट वो ना इक्वली लाइकली, तो इसलिए हमें इवेंट्स के थ्रू भी समझा दिया। और वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये था कि ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 बट लेस देन एंड इक्वल 1 होता है। क्लियर। तो देखो एक ही बात करें तो 2/3 पक्का 0 एंड 1 के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा, ठीक। अगर मैं 15% की बात करूं तो 15% मतलब 15/100।
दूसरा तरीका ये कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पक्का इसके बीच में आएगा, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 15/100 है तो ये भी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। सिंपल करेंगे तो कैसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 0.15 और 0.15 तो अगर 0 पॉइंट के बीच में, इसी में तो आएगा बीच में। अगर मैं 0.7 की बात करूं तो ये भी इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा, किसके आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर। लेकिन नेगेटिव नंबर जो है ना, बी पार्ट, वो इन दोनों के बीच में नहीं आया, नेगेटिव तो इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, है ना। और हमारी प्रोबेबिलिटी होने की, जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की एक कंडीशन ये है कि वो 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल होगी या लेस देन एंड 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब ये वाली किसी भी इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आई। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना कि ये कंडीशन है ना 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, किसी की भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 एंड 1 के बीच में होगी। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका भी प्रॉपर बन रहा है। अगर इसको भी चाहो तो 0.7 को क्या लिख सकते हो, 7/10, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये सभी फ्रैक्शन इसके 0 एंड 1 के बीच में मिल जाएंगे आपको, या डेसिमल में रखो तब भी आप समझ जाओ क्या होगा, 0, 0.1, 0.2, 0. ऐसे 0.7 आ रहा है ना, 1 से तो है ना बीच में, ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, बट ये माइनस का जो है ना ये नहीं आएगा, इसलिए ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो भाई साहब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और अगर उसमें प्लस कर दें उसके न होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम करें इक्वल 1 के होता है। फॉर्मूला लिखाया था हमने, उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। तो नाउ क्या करेंगे हम, सिंपल, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल 1। ये फॉर्मूला नॉट लिखो या बार ब्रैकेट लगा दो, इसकी वैल्यू अपने पास है, या ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट प्लस इक्वल 1, ये ट्रांसपोज कर दो, उधर चला जाएगा माइनस का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक, 1 यहाँ पे रहेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये रही 0.05। देखो आप लोग एक गलती करते हो, आप लोग क्या करते हो, इसको जब सॉल्व करने बैठोगे तो आप क्या है ना जल्दी से, अच्छा 1 में से करना है, ओके 0.5 आंसर लेके चले आओगे, मतलब क्योंकि ऑप्शन आएगा तो पक्का आप गलती करोगे। हो सकता है ऑप्शन में 0.05 हो सकता है 0.5, आप हो सकता है इसको टिक करें या इसको करें, बट ना ये दोनों ही गलत है। आप प्रॉपर वे से सबट्रैक्ट करके चेक करिए, कैसे करेंगे, 1.00, ठीक है, 0.05 कुछ ऐसा लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ना, चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो। यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 10, यहाँ से भी तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 10, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। इस 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ रहेगा 9 और 9 में से 0 तो 9 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं 0 बचा तो 0 पॉइंट, मतलब इसका आपका जो आंसर आया 0.95 आया। क्लियर। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर देने के चक्कर में क्या है ना वो गलत कराते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर बेसिस से सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप टिक करेंगे कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। थोड़ा सा बस दिखने में लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी है, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। बात समझ में, ध्यान रखना, एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी ही है, ओनली लिखा है ना। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मतलब मालिनी है वो बिना बैग में देखे हुए एक कैंडी को निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, मतलब वो जो निकालेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अरे यार उसमें तो ऑरेंज है नहीं, उसमें लेमन फ्लेवर है तो इसकी तो 0 है ना, ठीक है। लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये एक बैग है, अगर इसमें बात करूं नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी आपके पास कितनी है, जो भी होंगी मान लेते हैं, अगर हमने x मान लिया, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी वो तो है ही नहीं, उसमें बिल्कुल है ही नहीं, ओनली लिखा है ना, तो 0 है।
बस समझ में, अलग अलग करते हैं। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, लेट, अब देखो इस बैग के अंदर देखो क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। उन्होंने कहा इस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, बट ये नहीं कहा कि 1 कैंडी है, 2 कैंडी है, 3 कैंडी, कैंडी की कोई नंबर ऑफ कैंडी नहीं गिवन है ना। तो ऐसी कंडीशन हमने क्या किया, लेट नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज इक्वल एक्स लेट कर लिया, ठीक है। इसकी तो एक्स से कर ली। अब बताओ क्या ऑरेंज की इसमें है, तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या है, इस बैग में है ही नहीं क्योंकि इस बैग में तो ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी है ओनली, तो इसकी तो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो लिख देते हैं भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडीज। एक बात बताओ, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। नीचे आएगा, ऐसे लिख दो, टोटल ऑफ नंबर ऑफ टोटल कैंडीज, ठीक। तो एक कंडीशन बताओ यहां पे, ऑरेंज की कितनी है इसमें, कोई है ही नहीं तो 0 है, तो 0/x आंसर विल बी 0। तो इसकी जो है ना फर्स्ट कंडीशन के एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या है, 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है भाई साहब यहाँ पे। सेकंड कंडीशन क्या है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज, ठीक है, अपॉन टोटल कैंडीज। तो भाई साहब कितनी है, लेमन फ्लेवर कितना है, लेमन फ्लेवर अपने पास x है, और उस बैग के अंदर टोटल ही लेमन फ्लेवर है, तो मतलब टोटल भी x है, x बन जा 1, तो सेकंड का आंसर आ गया 1। मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, सेकंड वाला क्या है, श्योर इवेंट है ना। मैंने बताया जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है वो श्योर इवेंट है। तो वो एक्चुअली श्योर है वो नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की 0 होगी, लेमन फ्लेवर कैंडी की 1 होगी। क्लियर। नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना, ठीक है, कितनी है, दिया 0.0992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। देखो भाई साहब टोटल 3 स्टूडेंट है, इसको जरा समझ लेना है। मान लो ये 3 स्टूडेंट है भाई टोटल, मान लो इन दोनों का सेम बर्थडे है, नहीं ऐसे समझ लो, बट इन दोनों का सेम है, ठीक है ना, BD मतलब बर्थडे। तो वो कह रहा है इन दोनों का क्या है, सेम है, नहीं है, नॉट है ना, नॉट सेम। तो वही कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, जिनका 2 स्टूडेंट ऐसे उनका सेम बर्थडे नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो जिनका सेम बर्थडे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चा क्या करता है गलती, 3 स्टूडेंट को लेके चलता है, वो 3 स्टूडेंट को माइंड में घुमाता रहता है। अरे टोटल 3 है बट उसमें 2 का नॉट सेम है, बट 2 का सेम है। तो आपको क्या है, आपको पता है ना, फॉर्मूला पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल 1 है ना। तो सेम लगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो पूरा लिख देता हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, या ऐसे लिख दो सेम, लिख दो हैविंग सेम बर्थडे इक्वल फॉर्मूला 1 हुआ ना। प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट वाला आ गया, वाला पीछे से कोई मैटर नहीं है। आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो और इसको यहां नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है, ऐसे लिख देना कुछ एज ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1 है, तो मैंने वही लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल 1। तो भाई साहब इसका तो आपको पता ही नहीं है, बट इसका तो पता है ना, इसकी वैल्यू रखो। तो लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ में यहाँ पूरा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है, नॉट लिखा है, नॉट हैविंग इज 0.992 इक्वल 1। इसको कर दो ट्रांसपोज उधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे इक्वल 1 माइनस 0.992। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इधर कर लेते हैं। तो 1 रखो, पॉइंट देखो यहाँ 0.992। ठीक, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, 0 0 0 माइनस कर दो भाई, यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 में से 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, या 9 9 में से 0 9 9 में से 0.0। बात समझ में आ गई। देखो सिंपल था भाई, यहाँ से कर लिया 10 हुआ, बट यहाँ से कर लिया 10 तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ से भी कर लिया तो यहाँ 10 हो गया, बट यहाँ 9 9 रह गया। तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, बट 9 में से 9 0 0 0। तो आपका जो आंसर आया वो आया 0.008। प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे की जो होगी ना, वो ये होगी, जो सेम बर्थडे होने की, दो स्टूडेंट की जो सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी वो ये है। देखो यहाँ पे लिख सकते, टू स्टूडेंट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, टू स्टूडेंट नॉट हैविंग, टू स्टूडेंट हैविंग, ठीक है ना। बट थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम था अपने पास, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 8 क्या आएगा, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। कितनी है, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, first question है red and second है not red. रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट रेड होने की क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल 5, ठीक है। अब बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5, आंसर विल बी 8 बॉल्स। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो निकाल दो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्या करेंगे, यहां देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है भाई, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 3,
टोटल 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/8। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देखो सेकंड कंडीशन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ गया तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल प्लस नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल 1, ठीक है ना, उससे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट। तो मैं अभी डायरेक्ट से करा रहा हूँ, फिर उससे भी उधर ऊपर बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, देखो क्या होगा। अब जब नॉट रेड बॉल है तो देखो काउंट कर लेते हैं, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो भाई साहब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल ऊपर आएगा, तो देखो इसमें टोटल तो आपके पास 8 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो 8 आ ही जाएगा। नॉट रेड, तो देखो अपने पास टोटल एक बैग था, है ना, मैं बात समझा दूं, मान लो ये बैग था, इसमें रेड थी 3, ब्लैक थी 5। अब वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड होने की नहीं बोल रहा है, तो ये अगर हटे है ही नहीं इसमें मान लीजिए, तो क्या है 5 है ना, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब रेड को छोड़ करके। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते, अगर आपके पास रेड की थी तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल 1, बात वही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड लगाते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3/8, तो एलसीएम 8 आता, 8 माइनस 3 5/8, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, रेड बॉल भी लिख सकते हो, रेड बॉल, ठीक है, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नॉट रेड बॉल। ठीक, तो आप फर्स्ट ऐसे कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आप ना ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 से जो क्वेश्चन है ना, रीड करते हैं। अ बॉक्स कंटेंस 5 रेड बॉल्स, कितनी रेड बॉल्स हैं 5, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, what is the probability of the marbles taken out of will be, रेड की क्या होगी, वाइट की क्या होगी, और नॉट ग्रीन की क्या होगी। तो देखो बात समझो, ये आपके पास बॉक्स है, ठीक, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स RM लिख रहे हैं शॉर्ट में 5 है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 8 है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4 हैं। तो टोटल कितनी हो गई भाई साहब, टोटल कर लो, 8 और 5 12 17, कितनी हो गई, ये टोटल हो गई इस बॉक्स के अंदर। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, उस हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, ठीक, नंबर ऑफ वाइट 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4, ठीक है, ये 5 है, ये 8 है एंड 4 दिया गया, ठीक है। ये मैंने बॉक्स में बता दी, इस तरह लिखी हुई है, इसमें से कोई सी निकाली जाएगी, वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये टोटल हटा देते हैं इधर से, इतना समझना है। टोटल में लिख दे रहा हूँ, तो टोटल मार्बल्स इक्वल नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स, ठीक है। तो 5 + 8 + 4 इक्वल, आप ऐड कर लो, 8 और 5 13, 13 और 17, ठीक। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रही है, रेड मार्बल्स की, तो लिख दो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स अपॉन नंबर ऑफ
टोटल मार्बल्स। तो बात समझो यहाँ पे अच्छी तरह से समझनी है। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, टोटल 17। तो इसका जो आंसर आ गया आपका, थोड़ा सही तरह लिख देते हैं 17। ठीक। सेकंड की कंडीशन क्या है, क्या फाइंड करना, वाइट मार्बल। तो सिंपल लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। तो लिख दो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल, सॉरी मार्बल्स, नंबर ऑफ टोटल भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता है ना कि नंबर ऑफ वाइट कितनी, 8। तो 8 अपॉन टोटल कितनी है, 17। कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। लेकिन आगे क्या बोला है वो समझना है, थर्ड में क्या बोला है वो समझना है। नॉट ग्रीन। तो देखो दो तरीके इसको करने के, कैसे, नॉट ग्रीन का निकालोगे तो आप ये दोनों में छोड़ करके, मतलब ग्रीन को छोड़ के सब लगा दो, या फिर एक काम करो, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, दोनों को उसके बाद थर्ड करेंगे यहाँ पे। चलो, थर्ड कंडीशन क्या है, नॉट ग्रीन बताना है। तो पहले तो ये कंडीशन ये है कि पहले ग्रीन की जो ना, पहले ग्रीन की निकालो फिर नॉट की बता दो, है ना। तो लिख देते हैं मार्बल्स इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स। तो कितना हो जाएगा, समझना है इसको। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन कितनी है भाई साहब, 4 अपॉन 17। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा है इन्होंने, तो नॉट ग्रीन का पूछा है। नॉट ग्रीन का पूछा है तो आप एक काम करेंगे, सबसे सिंपल, या तो इसी से निकाल दो, नॉट ग्रीन यहाँ लिखेंगे तो ये ऐड करेंगे, मतलब जो 17 है 17 में से आप 4 माइनस कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट होगा। या फिर एक काम करो, अब आपको पता है नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स इक्वल 1। ठीक है, आपको नॉट चाहिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स इक्वल, साफ साफ लिख दो भाई, 1 माइनस 4 अपॉन 17। इसको क्या करेंगे, इसके नीचे एलसीएम 1 ऐड करेंगे, इधर हो जाएगा एलसीएम 17। तो 17 माइनस 4, ठीक, 17 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 13 अपॉन 17। ठीक है, एक तो ये तरीका था करने का। एक तरीका ये था, अगर इनकेस आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे थे तो क्या करते आप, वो भी सिंपल तरीका है। देखो कैसे, मैंने सबसे पहले वैसे क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाली, ग्रीन की निकाल के मैंने इस कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला में पुट करके मैंने नॉट ग्रीन की निकाल दी। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या करते हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन लिखते हैं। ठीक है ना, नॉट ग्रीन हमें टोटल तो पता है 17 है, अब ये ग्रीन हटा दो तो 5 और 8 कितना होता है 13, तो वो प्लस करके हम रख सकते थे डायरेक्ट, समझ रहे हो। नॉट ग्रीन की हम डायरेक्ट क्या करते, 5 + 8 अपॉन 17 मतलब 13 अपॉन 17, डायरेक्ट भी बता सकते थे। ऐसे बताओ या डायरेक्ट कर दो, कोई से तरीके से कर सकते हैं, दोनों मेथड सही होंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 10 है, अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स,
20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins, if it is equally likely that one of the coins will fall out the when the bank is the turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 paise coin, second will not be rupees 5 coins? तो देखो समझना इसको करना कैसे है ना, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप ये लिख लो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ये बात समझ में आई कितने 100, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स लिख दो 100, ठीक है ये रहे। अब 1 रुपये के नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स 50 और ये 2 रुपये के नंबर ऑफ ₹2 कॉइन 20, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन 10, ठीक है। एक पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक मतलब उसको क्या बोलते थे, गुल्लक, वो है, ठीक है। गुल्लक तो जानते हो ना, पहले अब छोटे छोटे थे तो हमको भी जैसे चिल्लर मिलता था पैसा, तो हम क्या करते उसमें डालते रहते, इकट्ठे कर लेते थे, वही कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स, तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो ये हो गया 180, ठीक। चलिए इधर लिखेंगे अब बोला क्या है, बिल बी अ ₹50 पैसे कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेस कम है, और टोटल नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स। तो 50 पैसे कॉइन्स कितने भाई, 50 पैसे कॉइन्स यहाँ देखो 50 पैसे 100 अपॉन 180, 0 से 0, 10 अपॉन 18 और 2 5 जा 2 9 जा, तो ये 5 अपॉन 9 आपका पहले का आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन, बात समझ में आ गई ना, जो भी कॉइन थे हमने रखा नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स हमने ऐड किया 180 हुए, अब 50 पैसे कॉइन्स तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अपन टोटल हो गया, ठीक है। सेकंड विल नॉट बी ₹5 कॉइन्स, तो भाई साहब विल नॉट बी ना, तो पहले 5 का निकाल लो, ठीक है ना। दो तरीके हैं, अगर आप 5 का नहीं निकालोगे, नॉट 5 का ही निकालोगे, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से ये 5 का छोड़ दोगे, इन तीनों को ऐड करके अपॉन 180 रखोगे। लेकिन उससे बेटर है कि पहले आप 5 का निकालो, उसके बाद 1 माइनस वाले से करोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल नंबर ऑफ, शॉर्ट में नंबर ऑफ ₹5 कॉइन अपॉन टोटल कॉइन। तो कितना है भाई साहब, 5 का 10, 180, 1 अपॉन 18, ठीक है। अब आपको एक्चुअली ये नहीं बताना था, आपको क्या बताना, नोट वाला। तो कंडीशन ये ऐसे हो सकती है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन इक्वल 1। इसकी प्रोबेबिलिटी पता है 1 अपॉन क्या है 18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन इक्वल 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या करोगे आप, इधर मैं रफ करके इधर लिख देता हूं इसको। तो अपने पास है 1 अपॉन 18 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ₹5 कॉइन इक्वल 1, ठीक है। आपको चाहिए नोट वाली, ठीक है। तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ₹5 कॉइन इक्वल 1 माइनस, ये ट्रांसपोज होगा 1 माइनस 1/18। इसके नीचे 1 ऐड करेंगे, एलसीएम 18 होगा, 18 माइनस 1 इक्वल 17/18। बात समझ में आ गई। ऐसे कर सकते थे। अगर ऐसे नहीं प्रॉब्लम है तो हम क्या करते, देखो एक तो तरीका ये था, हमने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन की निकाली, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो इवेंट वाला जो फॉर्मूला था उसमें रख दिया हमने, वहाँ से निकाला। नहीं तो आप यही निकालते, क्या करते, इसमें जो 5 के ना वो इंक्लूड नहीं करते और जो रहेगा सबको ऐड करके रख देते, तब भी आ जाता आंसर। वो भी हमारा सही था, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा।